हेलो एवरीवन। डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज particular temperature at a particular temperature। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ग्राम सॉल्वेंट से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने अमाउंट का सॉल्यूट ऐड करना पड़ता है, वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, तो पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए, जो फैक्टर्स के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड में हम डिस्कशन करेंगे, ये बोल सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड में डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर। ओके, तो पहला जो आता है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि हमको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक सॉलिड्स किस में डिजॉल्व होते हैं? पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। पोलार सॉल्वेंट कौन है? पोलार सॉल्वेंट कौन है? वाटर ही है। ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl हो या फिर पोटासियम क्लोराइड हो। ठीक है, तो ये सब आयोनिक सॉलिड्स, जैसे कि आयोनिक सॉलिड्स पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, ठीक उसी तरह कोवालेंट सॉलिड्स, ओके, कोवालेंट सॉल्यूट्स डिजॉल्व होते हैं किसमें? नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलार सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये जो आयोनिक सॉलिड्स है इनके सॉल्युबिलिटी टू मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पहला है लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्या है? लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी क्या होता है? ठीक है, ये लैटिस एनर्जी क्या है? दिस एनर्जी रिफर्स टू, किसके बारे में ये एनर्जी बोलता है? रिफर्स टू द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ द सॉल्यूट, आयंस ऑफ द सॉल्यूट, इसके बारे में बोलता है। अगर हम बोलते हैं कि NaCl, क्या बोलते हैं? NaCl, ये जो NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस है, ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिलेट करता है इस लैटिस एनर्जी को। ठीक है,
जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ये आयन एंड आयन के बीच में, उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। ठीक है, फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन, एक है लैटिस एनर्जी, यह है हाइड्रेशन एनर्जी। दिस हाइड्रेशन एनर्जी refers to the interaction between ions of the solute, and the molecules of polar solvent, molecules of the polar solvent। ठीक है, जो सॉल्वेंट में हम डालते हैं सल्यूट को, ये सल्यूट का आयन और ये जो सल्यूट और ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट है, आयंस ऑफ द सल्यूट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो होता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर ये एक वेसल है, ये वेसल के अंदर वाटर है, तो देखो जैसे कि सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल वाटर के टॉप सरफेस को टच करता है, तो वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट है, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक एंड जिसका डेल माइनस चार्ज रहता है और ये जो एंड है ये डेल प्लस एंड होता है, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो जैसे ही ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल वाटर का टॉप सरफेस को टच करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पता चल जाता है कि ये Na प्लस होने वाला है और ये Cl माइनस होने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो वाटर को मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि ये डेल प्लस एंड है, ये डेल माइनस एंड है, तो वाटर का डेल माइनस एंड ये किस एंड है, ये है डेल माइनस एंड और ये है डेल प्लस एंड। ठीक है, तो वाटर का डेल माइनस एंड सोडियम आयन को खींचेगा या सोडियम को खींचेगा और फिर वाटर का डेल प्लस एंड ये क्लोरीन को खींचेगा। ठीक है, तो सिचुएशन क्या होता है, देखो ये जो Na है, Na को खींचेगा वाटर का डेल माइनस एंड और क्लोरीन को खींचेगा वाटर का डेल प्लस एंड है। ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इनका डेल प्लस एंड क्लोरीन को खींच के सेपरेट कर देंगे और Na को Na प्लस करके ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल इनका डेल प्लस एंड खींच के ले जाएंगे। ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं, तो कैसे सोडियम क्लोराइड डिजल्व होता है, अगर ये सोडियम एंड क्लोरीन और सिंपली बोले तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होता है तो NaCl पानी में डिजल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर। इसके बाद क्या आता है, टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको समझने के लिए सॉल्यूट दो प्रकार के होते हैं। ये जो सॉल्यूट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक है क्या, एंडोथर्मिक सॉल्यूट, एक है एक्सोथर्मिक सॉल्यूट। ठीक है, तो एंडोथर्मिक सॉल्यूट और एक्सोथर्मिक सॉल्यूट जो है वो किस तरह काम करते हैं इसको देखेंगे। तो देखो, अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेता हूं,
तो ये सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ ऐड होता है, ये कुछ एनर्जी लेके ही सॉल्यूशन बनाता है। जो सॉल्यूट एनर्जी लेके सॉल्यूशन बनाता हो उसको हम एंडोथर्मिक सॉल्यूट ही बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो एंडोथर्मिक सॉल्यूट है, ये एंडोथर्मिक सॉल्यूट को अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये एंडोथर्मिक सॉल्यूट में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर बिकम्स हायर एंड हायर, है टेम्परेचर इंक्रीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ता जाता है तो डिजोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सोथर्मिक, वो गया सोडियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, ये सब एंडोथर्मिक सॉल्यूट में। एक्सोथर्मिक सॉल्यूट कौन है? एक्सोथर्मिक सॉल्यूट वो है, एग्जांपल ले सकते हैं MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये MgSO4 जब वाटर में ऐड होता है तो ये सॉल्यूशन तो बनाता है, इसके साथ साथ एनर्जी एग्जिट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूट में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी गोज डाउन, राइट। तो ये सारे चीज ली चैटलियस प्रिंसिपल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे बात सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। अब जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ठीक है। तो अब आता है सॉल्युबिलिटी लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज गैस जब लिक्विड में डिजल्व होता हो तो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड आता है टेम्परेचर, और फिर थर्ड आता है, तो पहले आता है नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो पहले आता है नेचर ऑफ गैस, गैस सॉल्यूट है हमारे लिए अभी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से दिखा गया है जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर अमोनिया हो गया, ये सारे गैसेस इजीली वाटर में जो पोलार सॉल्वेंट में है, जो पोलार सॉल्वेंट है उसमें डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पोलार गैसेस ये हो गया इजीली लिक्विफाइबल गैसेस। जो पोलार गैसेस होते हैं, पोलर गैस क्या है, जिसमें दो पोल्स रहते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर गैस है, वो भी पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। आयन फॉर्मिंग गैसेस, आयन फॉर्मिंग गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको पानी में मिलाते हैं तो वो H+ एंड Cl- होकर आयन्स देता है, और हम अमोनिया को डिजल्व करते हैं पानी में तो ये H+ और NH2- करके आयन से देता है। तो ये सारे गैसेस जो आयन दे सकते हैं वो भी पानी में बढ़िया डिजल्व होते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स डिजल्व हुए हैं सॉल्यूशन में, वो सब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है सोल्यूट मॉलिक्यूल का, वो गैस मॉलिक्यूल्स का। इसीलिए जो गैस मॉलिक्यूल एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में
जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स था सॉल्यूशन में, टेम्परेचर बढ़ा देने से वो जो इंटरैक्टिव फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, ये डिस्ट्रॉय हो जाने से और गैस मॉलिक्यूल एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, डिजॉल्व ज्यादा नहीं हो पाते हैं, तो बाहर चले जाते हैं, सॉल्यूशन से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर के बारे में बात। ठीक है, ठीक है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर गैस का पार्शियल प्रेशर, जो गैस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, इसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा हो, सॉल्युबिलिटी भी उतना ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी भी उतना ज्यादा होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सो ये जो relationship between pressure and solubility of the gases can be quantitatively expressed by Henry's law. By Henry's law. ये हेनरीज लॉ हमको क्या रिलेशनशिप देता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, we can express this Henry's law in a number of ways. ठीक है, तो फर्स्ट, the amount or mass of a gas dissolved in dissolved per unit volume of a solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution or over the solvent। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक वेसल है, चूंकि ये एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, तो ये है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट में एक गैस डिजॉल्व हुआ है। ये गैस का अमाउंट इस सॉल्वेंट में कितना है और ये सॉल्यूशन में कितना है, ये डिपेंड करता है इस गैस का पार्शियल प्रेशर कितने ज्यादा है। ये पार्शियल प्रेशर जितने ज्यादा हो, उतना ज्यादा गैस ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लिखेंगे, ठीक है, m mass of gas dissolved in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas above the solution। ठीक है, ये सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है, वो पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अमाउंट का गैस ये सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू kp, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो यूनिट हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएगा? दैट मीन्स k इज इक्वल टू व्हाट? m by p। k is equal to m by p, the unit of mass, unit of pressure। so proportionally constant का यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ध्यान में ये रहना चाहिए कि Henry's law is valid
at low concentration and low pressure. Low concentration and low pressure. And provided क्या नहीं होना चाहिए, ये जो गैस डिजल हुआ है ये गैस should not chemically react with the solvent. Should not react with solvent. React with solvent. ठीक है, तो हेनरी लॉ के लिए ये लिमिटेशंस है. ठीक है, तो इसके बाद आता है सेकेंड वे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे हेनरी लॉ को. solubility of a gas in mole per liter. अब solubility को हम मोल पर लीटर अगर एक्सप्रेस करते हैं, is directly proportional to its partial pressure. ठीक पहले जैसा ही है, बस उधर मास या ग्राम में कितना गैस डीजल हो रहा है डिटरमिन हो रहा था, इस बार गैस का मोल पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है. ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो होगा S is directly proportional to P, so implies S means solubility, P means partial pressure of the gas, so S will be equal to Kp. ठीक है, तो अभी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर एटीएम. ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन. अगर थर्ड वे में हम एक्सप्रेस करें तो क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved. इसका मतलब क्या हो गया, अभी जो अमाउंट ऑफ द गैस को इसका मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, और जैसे कि पार्शियल प्रेशर था वो हर टाइम है. ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अमाउंट का गैस डीजल होगा. इस बार गैस का अमाउंट को इसका मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है. तो इधर हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको लिखते हैं KH. ठीक है, KH जाय, ये जाय होता है मोल फ्रैक्शन. P इज इक्वल टू KH जाय. KH क्या है, इधर हम बोलते हैं हेनरीज, पर्टिकुलरली हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ATM और MM और टॉर. ठीक है, अगर ये जो लॉ है इसको हम एक ग्राफ करें तो हमको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा. इधर रह जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इधर रह जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. जितना ज्यादा प्रेशर हो उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होता है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये है इनका ग्राफ. ठीक है, तो कुछ नोट्स हम लिखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए. तो पहले नोट वन में क्या है, जैसे कि हम लिखते हैं P इज इक्वल टू K. ये जो इक्वेशन है इसका राइट साइड एक कांस्टेंट है, तो फिर P हमेशा पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट होने से KHX भी कांस्टेंट होता है. लेकिन अगर मैं
दो डिफरेंट गैस का एग्जाम्पल लेता हूं, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है ऑक्सीजन। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर, अगर किसी गैस का इस हेनरी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होता है तो इसका मोल फ्रैक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि ये जो राइट साइड है, एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर, अगर मैं एक पार्शियल प्रेशर को 0.5 atm कंसीडर करता हूं, समान और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 लीटर कंसीडर करता हूं। ये 1 लीटर सल्यूट में, 1 लीटर सॉल्वेंट में, इधर भी क्या है 1 लीटर, इधर भी है 1 लीटर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजल्व हुआ है, इसमें ऑक्सीजन डिजल्व हुआ है। तो सेम पार्शियल प्रेशर, मतलब ये राइट साइड भी एक कांस्टेंट होगा, कुछ ही कांस्टेंट होगा। जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका मोल फ्रैक्शन कम होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजल्व होता है, इसका मतलब KH कार्बन डाइऑक्साइड का और KH ऑक्सीजन का कंपेयर करें तो उसका ऑक्सीजन का हेनरी लॉ कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का हेनरी लॉ कांस्टेंट से ज्यादा है। Since the Henry law constant of oxygen is greater than Henry law constant of carbon dioxide, so oxygen का solubility less than carbon dioxide होता है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना चाहिए, दो गैस को या किसी भी गैस को हम कंपेयर करते हैं, जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा, ठीक है ना। नोट 2 में क्या आता है? नोट टू है वॉल्यूम। अगर गैस का वॉल्यूम देखेंगे, कितना वॉल्यूम का गैस डीजल होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस dissolved in a solution is independent of the partial pressure of the gas। पार्शियल प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं रहता है कितना वॉल्यूम डीजल होता है, ठीक है। तो अभी आता है नोट 3, ठीक है। तो कुछ गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट, जैसे कि नोट 1 में डिस्कशन हो चुका है, सॉल्युबिलिटी का कौन सा गैस कितने सॉल्युबल है उसका एक कंपैरिजन। सबसे कम डिजल्व होने वाला दो गैस है हीलियम एंड हाइड्रोजन, और जैसे ही हम राइट के ओर जाते हैं तो ये सब गैसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है, ओके। तो अभी जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन, this is left as an exercise for you. You should read it from your book, okay? So then एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर oxygen dissolved in water is 4.34 into 10 to the power 4 atmosphere at 25 degrees centigrade. If partial pressure of oxygen in air is 0.2 atm under atmospheric condition, then calculate the molarity of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 degrees centigrade. So this is the question, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करें? इसका सॉल्यूशन है, तो गिवन क्या है? गिवन है
कि एक वेसल है, इसमें सॉल्वेंट ऐसे है, वाटर है, ये एक ओपन वेसल है और ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व हुआ है। ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, इसको पहले डिटरमिन करना है। किसको यूज करके? एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 0.2 atm दिया है ना। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका KH वैल्यू कितना है 4.34 इंटू 10⁴ atm। ठीक है, तो अभी हम अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूला हेनरी लॉ का, हाँ, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, तो हमको पहले डिटरमिन करना है XO2 होगा PO2 बाई KH। तो PO2 कितना है 0.2 बाई 4.34 इंटू 10⁴। ठीक है, ये आता है, हाँ, ये आता है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो हमको मोलारिटी डिटरमिन करना है। तो इसको कैसे डिटरमिन करें? इफ वी कंसीडर, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर, then this 1 liter is 1000 ml. This 1000 ml, since density of water is 1, then 1000 ml is equal to 1000 gram. So ये 1000 ग्राम का वाटर, मोल कितना होगा इसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर is equal to 1000 given mass by molecular mass. So this will be 55.5 moles. 55.5 moles. ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पानी में बहुत कम डिजॉल्व होता है, तो इसका नंबर ऑफ मोल पानी का नंबर ऑफ मोल्स से कंपेयर करें तो बहुत कम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसलिए लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को मिला के हम लिख सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये बहुत कम है। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम अगर डालें तो ये हो जाएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन डिटरमिन हो रहा है इसका मोल बाई टोटल मोल। ये जो टोटल मोल है इसको हम ले लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया implies number of moles of oxygen is equal to number of moles of water into mole fraction of oxygen. So number of moles of water into mole fraction of oxygen. So number of moles of water कितना है 55.5 and mole fraction of oxygen कितना है पहले हम डिटरमिन कर चुके हैं। कितने डिटरमिन किए थे 4.6 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 55.55 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये कितने पानी में डिजॉल्व हुआ है
1 लीटर और 1000 ml ऑफ वाटर में डिजल्व हुआ है। तो अगर 1 लीटर पानी में जितने भी मोल्स का सल्यूट डिजल्व होता है उसको ही हम मोलारिटी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज दिस मच इन 1 लीटर, सो मोलारिटी विल आल्सो बी इक्वल टू दैट वन, सो 2.55 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, तो अब चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के पास। ये सॉल्यूशन में बोथ सल्यूट and solvent, both solute and solvent are what? Solids। ठीक है, ये होता है what? Solid solution। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है क्या? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो पहले आता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब एक सल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो है सॉल्यूट। ठीक है, तो कंसीडर ये होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का और सॉल्वेंट सॉलिड का एटम्स। ठीक है, तो अगर बीच बीच में ये जो प्लेसेस है, किसका प्लेस? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट का एटम्स का जो पोजीशंस है, ये सॉल्वेंट एटम्स का पोजीशन में अगर एक एक करके सॉल्यूट मॉलिक्यूल आके रह जाए तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट एटम्स को सब्स्टिट्यूट करता है ये सॉल्यूट का एटम्स। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रोंज। एग्जाम्पल क्या होता है? ब्रोंज, ब्रास, ओके, स्टील, ये सब आते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में। अगर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में जाएंगे, वो इंटरस्टिसेस या वॉइड्स किसको बोलते हैं? ये जो सॉल्वेंट का एटम्स होता है, सॉल्वेंट एटम्स और एटम्स के बीच में जो प्लेस होते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिसेस और वॉइड्स। तो ये जो इंटरस्टिसेस है, ये सारे प्लेसेस बोलते हैं इंटरस्टिसेस। अगर सॉल्यूट का मॉलिक्यूल इधर कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, रेदर ये किधर रहता है? एटम्स और सॉल्वेंट के एटम्स और एटम्स के बीच में जो वॉइड्स और इंटरस्टिसेस है, इसके बीच आके ये सॉल्यूट रह जाते हैं। इसी तरह जो सॉल्यूशन बनता है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है? टंगस्टन कार्बाइड। क्या आता है? टंगस्टन कार्बाइड। ये जो टंगस्टन का एटम्स है, ये इसी तरह सजावट में रहते हैं, जिसके इंटरस्टिसेस में एटम्स और एटम्स के बीच में कौन रहता है? कार्बन एटम्स रहते हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। We will discuss in the next class. If you have not subscribed, kindly subscribe to my channel for getting latest update from. Thank you so much. We'll discuss in the next class.